दोस्तों, आज की कहानी आपको बेजुबान कर देने वाली है। एक 12 साला घरेलू मुलाजिम और एक बालिग औरत, इसकी आजिर, इसकी बेगम के दरमियान दरवाजों के पीछे किया वाकया पेश आया। उनके दरमियान किस किस्म का ताल्लुक था और आखिरकार दोनों को कौन सी हैरान कुन तकदीर का सामना करना पड़ा। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि आप हर तफसील को जान सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली कहानियां कभी भी न छोड़ें। तो फिर शुरू करते हैं। घर में खामोशी इतनी शिद्दत की थी कि कानों में गूंजती थी। घड़ी की हर टुक टुक जैसे कमरे की वीरानी में ढोल की आवाज बनकर गूंज रही थी। मैं हमेशा से शादी के ख्वाब देखती थी, रात देर तक बातें करना, अंधेरे में नर्म सरगोशियां, एक ऐसा मर्द जो मुझे मोहब्बत करे और फखर के साथ मेरी हिफाजत करे। मैं जवान थी, जिंदगी और ख्वाहिश से भरपूर, और हर औरत की तरह मुझे साथी की आरजू थी। लेकिन मेरे ख्वाब पहली ही रात में टूट गए। मेरे शौहर फहद ने मुझे छुआ भी नहीं। न कोई नर्म मुस्कुराहट, न कोई गिले लगाने की बात, न कोई रुमानी लम्हे, न कोई कुर्बत, न कोई जज्बाती तबादला, बस एक सर्द फासला था। इसने कहा कि वो थका हुआ है और अगले दिन दुबई जाना है, और बस वो चला गया। न कोई अलविदा, न कोई नजरें मिलाने का लम्हा। सिर्फ एक जवान घरेलू मुलाजिम रह गया था जो मेरी देखभाल करने के लिए छोड़ा गया था। इस लड़के का नाम अरहम था। वो 16 साल का था, खामोश और मुहज्जिब। इसकी माँ ने एक सुबह मुझे दरवाजे पर आकर उसका तारुफ कराया और फखर से कहा कि वो फर्माबरदार, अच्छे सुलूक वाला और मेहनती है। मुझे याद है कि मैं दरवाजे पर खड़ी थी, नहाने के बाद मेरे बाल नम थे और सिर्फ तौलिया में लिपटी हुई थी जब वो आई। इसकी आंखें कभी भी नीचे नहीं उतरी, लेकिन इसके बेटे ने मुझे बराह रास्त देखा, आंखें फटी हुई, चौंका देने वाली। मैंने इसे फौरन नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि ये सिर्फ एक गांव के लड़के की तजस्सुस हो सकती है जो पहली बार एक महल में खड़ा है। अरहम जल्द ही अपने नए किरदार में ढाल गया। वो सफाई करता, खाना पकाता और मेरी हिदायत के मुताबिक बगैर किसी सवाल के काम करता था। वो मेहनती, अदब वाला, हमेशा मुझे बेगम कहकर पुकारता और हमेशा अपने फासले को बरकरार रखता। शुरू में मुझे इसकी कोई खास परवाह नहीं थी। मेरा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा हुआ था, तन्हाई, नजरअंदाजी और मेरे शौहर की सर्द ग़याबत। हर रात में अपने बड़े कमरे में अकेला बैठा रहता था। बिस्तर बहुत बड़ा हुआ, बहुत साकित। मैं खामोशी और तारीकी से डरा हुआ था। एक रात बेसुकून नींदों और परेशान कुन रातों के बाद मैंने अरहम को बुलाया और कहा कि वो मेरे कमरे के करीब वाले कमरे में सोए। मुझे इस बड़े घर में डर लगता है, मैंने कहा। इसने कुछ नहीं पूछा। शायद इसे एजाज महसूस हुआ, शायद वो सिर्फ एहकाम की पैरवी कर रहा था। धीरे धीरे, रात बारात, मैंने इसे कमरे के करीब सोने दिया, पहले जमीन पर, फिर सोफे पर, फिर आखिरकार बिस्तर। मेरे साथ नहीं, लेकिन इतना करीब कि मैं उसकी सांसें अंधेरे में सुन सकती थी। शुरू में ये मुझे सुकून देता था। कोई था जो करीब था, कोई जो मेरी चीखें सुन सकता था, कोई जो इस वीरान घर को जेल की तरह का महसूस करवाता था। अरहम रात को खाना लाता, पकाया हुआ, मंगवाया हुआ, और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाता, नरमी से कहता, आपको खाना खाना चाहिए बेगम, वरना अब बीमार हो जाएंगी। मैं उन लम्हों पर इन्हिसार करने लगी। इसकी मौजूदगी, इसकी देखभाल, इसकी नर्म आवाज, ये सब मुझे सुकून देता था। लेकिन फिर कुछ बदल गया। मैं महसूस करने लगी कि कुछ अजीब हो रहा है, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर। मेरी सर में खिंचाव आ जाता था, खाने के बाद मेरा जिस्म सुस्त पड़ने लगता था, और नींद ऐसी नहीं आती थी जैसे नर्म धुंध में, बल्कि एक अचानक अंधेरे की तरह। मुझे याद नहीं रहता था कि मैं कब लेटी, कब आंखें बंद की, और जब जागती तो घंटे गायब होते थे। मेरे कपड़े बदले होते, मेरा जिस्म तकलीफ दे रहा होता, जैसे कुछ हुआ हो, लेकिन मैं याद नहीं कर पाती थी। फिर भी मैं ये मानने से इनकार करती थी कि कुछ गलत हो रहा है। मैं मासूमियत इनकार से चिमटी रही। अरहम तो सिर्फ एक बच्चा था ना, एक नौजवान लड़का जिसे अपनी माँ को खाना देने के लिए काम की जरूरत थी, एक गुलाम जिसे मैंने अपनाया, ख्याल रखा, हत्ता के खानदान की तरह सलूक किया। लेकिन सवालात मेरे दिमाग में जड़ पकड़ने लगे, जैसे पत्थर जो मुझे घुटनों तक दबा रहे थे। अरहम हमेशा खुद खाना क्यों लाता था? मुझे क्यों लगता था कि रात को कोई बहुत करीब था? इसकी नजरें मुझ पर ज्यादा देर तक क्यों टुक जाती थी? एक शाम मैंने इससे बात की, अब बाहर से खाना मत लाओ, मेरे शौहर को गुस्सा आ जाएगा अगर इसने जाना कि तुमने ऐसा किया है। मैंने ये बात आज खिले दिल से कही, अपनी शिकायतों पर शक में मुब्तला थी। अरहम घबराया हुआ नजर आया, इसकी आंखें नीची हो गईं, इसके हाथ कांपने लगे। मैं अपनी माँ से कहूंगा कि अब से आपके लिए खाना पकाए, इसने जल्दी से कहा, शायद बहुत जल्दी। इसके रवैये में कुछ था जिसने अंदर अलार्म बजा दिया था। अगली रात मैंने जल्द सोने का बहाना किया। मैं लिहाफ में लेटी हुई थी, मुंह दूसरी तरफ करके, मेरी सांसें आहिस्ता और पकी। आधी रात के करीब अरहम कमरे में आया। मुझे इसके कदमों की आवाज सुनाई दी, नर्म और मोहतात। इसने सोचा कि मैं सो रही हूँ। मैंने महसूस किया कि गद्दे में थोड़ी सी हलचल हुई, फिर खामोशी छा गई।
मिनट घंटों की तरह गुजरे, मेरा दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो जो मैंने तवक्को नहीं की थी, वो जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो था उसकी आवाज का सन्नाटा में सरगोशी करना। शुरू में मुझे लगा कि वो अपने आप से बात कर रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो फोन पर था और वो मेरे बारे में बात कर रहा था। जी हाँ सर, फिक्र न करें, इसे कुछ नहीं पता, मैंने इसे मुकम्मल तौर पर एतमाद में ले लिया है। वो जज्बाती तौर पर कमजोर है, हसास है। मैंने इसके बारे में काफी तस्वीर ले ली है जो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। वो अब आपसे वापस आने को नहीं कहेगी, अब इसके बाद वो बहुत शर्मिंदा होगी। वो समझती है कि मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे कभी भी हासिल कर सकता था। वो खूबसूरत है हाँ, लेकिन बेवकूफ, इतनी आसानी से फंस जाने वाली। मेरे खून में सर्दी दौड़ गई, मेरा मुंह खुश्क हो गया, मेरे हाथ कांपने लगे। वो हर टुकड़ा एतमाद का जो मैंने बनाया था एक लम्हे में टूट गया। मेरा शौहर, वो लड़का, धोखाधड़ी, मंसूबा बंदी, चालाकी, मैं कुछ भी नहीं था सिवाय एक खिलौना, एक खूबसूरत खिलौना, किसी और की जालमाना और हिसाबी खेल का हिस्सा। अगले दिन दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। घर वही था, दीवारें वैसी की वैसी, खामोशी वैसी ही गहरी, लेकिन मैं वो नहीं थी जो पहले थी। मैंने सच्चाई अपने कानों से सुनी थी। मेरा शौहर और वो मुलाजिम जिस पर मैंने एतमाद किया था, वो लड़का जिसे मैं कभी मासूम समझती थी, मेरे पीछे साजिश कर रहे थे। मेरे हाथ कांपते हुए चाय बना रही थी। मेरा दिमाग जज्बात की जंग का मैदान था, सदमा, गुस्सा, दिल का टूटना और उलझन। मेरे पास किसी से बात करने का कोई नहीं था, कोई नहीं था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैंने अरहम को खाने के मेज पर देखा। वो आराम से बैठा था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मुझसे पूछ रहा था कि कैसा सुना था, कैसा महसूस हो रहा था। इसका लहजा नर्म था, इसकी मुस्कुराहट झूठी थी, लेकिन इसके नीचे जो कुछ था वो अब मैं देख सकती थी। वो बच्चा नहीं था, वो कभी बच्चा नहीं था। इसकी मासूमियत एक निकाब थी जो इसने मेरे फायदे के लिए खूबसूरती से बनाया और पहना था। मैंने इसे फौरन सामने आकर बात नहीं की, अभी नहीं। मुझे जवाबात चाहिए थे। मुझे ये जानना था कि ये कहाँ तक गया था, इस धोखाधड़ी की गहराई कितनी थी। मैंने पूरा दिन इसे मुशाहिदा करते हुए गुजारा, थकावट, कमजोरी और दूरी का बहाना करते हुए। अंदर से मैं चलाती थी। बाद दोपहर मैंने अपनी बेहतरीन दोस्त अलीना को बुलाया और इसे कहा कि वो मेरे पास आए। मैंने कहा कि मैं ठीक नहीं महसूस कर रही और मुझे किसी की जरूरत है। वो 1 घंटे में आ गई, साथ में संकस और गर्म तवानाई लेकर। जब हम बैठकर बात करने लगे, मैंने खुद को नहीं रोक पाई। मैंने इसे सब कुछ बताया, मेरे शौहर के सर्द रवैये से लेकर अरहम की बढ़ती हुई मौजूदगी तक, और आखिरकार जो कुछ मैंने रात सुना था। इसने मुझे बेयकीन होकर देखा। ये बहुत संगीन है, इसने सरगोशी की। तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, वो खतरनाक है। और तुम्हारे शौहर, ऐसा मर्द अपनी बीवी के साथ ये क्या करता है? अलीना शाम तक रही, वदा किया कि वो जहाँ तक हो सके मदद करेगी। इस रात मैंने इसकी नसीहत मानी। मैंने कई हफ्तों के बाद पहली बार अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा और अरहम को कहा कि वो मेहमान के कमरे में सोए। वो हैरान हुआ, हता कि थोड़ा सा नर्वस भी था, लेकिन इसने सर हिलाया और बगैर किसी एतराज के चला गया। मैंने इस रात बमुश्किल नींद ली। मेरा दिमाग मुसलसल अरहम के साथ गुजारे हर लम्हे पर वापस जा रहा था। नजरें छूटी छूटी छूने वो खाना जो इसने लाया, वो तरीका जिससे मैं खाने के बाद इतनी जल्दी सो जाती थी। क्या वो मुझे नशा आवर दवा दे रहा था? क्या इसने मेरे साथ सोते वक्त कुछ किया था? ये ख्याल ही मुझे शदीद मतली में मुब्तला कर रहा था। अगले दिन मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया, ये कहकर के मुझे सेहत का चेकअप करवाना है। जब खून की रिपोर्ट्स आईं तो मेरे खदशात की तस्दीक हो गई। मेरे जिस्म में नशा आवर अद्वियात के निशान मिले, हल्के मगर मुसलसल। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये सब फर्ज किया था, लेकिन मैंने गलत नहीं सोचा था। मुझे नशा दिया गया था, मेरे जिस्म की पामाली हुई थी, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कब और कैसे। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि मुझे मालूम था कि इसके पीछे कौन था। मेरा शौहर, वो मर्द जिसका मैंने इंतजार किया था, जिसके लिए मैंने गहरे जज्बात रखे थे। वो इस सब का मंसूबा साज था। इसने अरहम को मेरे घर में मुलाजिम के तौर पर नहीं बल्कि जाल के तौर पर भेजा था। लेकिन क्यों? या ये मुझे तबाह करने, रुस्वा करने, दौर से काबू करने के लिए था? ये सब सिर्फ इसके लिए एक मुरव्वजा खेल था। शाम के बाद मुझे एक फोन आया। ये महल्ले की एक बड़ी खातून का था जो मेरी सास की करीबी दोस्त थी। इसकी आवाज हिचकिचाती हुई थी लेकिन नर्म थी। बेटा, इसने नरमी से कहा, मैं मुदाखलत नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें एक बात जाननी चाहिए। तुम्हारे शौहर ने दुबई में किसी और से शादी कर ली है, एक गैर मुल्की औरत, एक सफेद चमड़ी वाली लड़की। वो कई माह से इसके साथ रह रहा है। फोन मेरे हाथ से गिर गया, मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं सर्दी से फर्श पर बैठ गई। मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सीने से निकाल लिया गया हो। अब सब कुछ वाज़ेह हो गया था। वो सर्द रवैया, कुर्बत का ना होना, जल्दी में की जाने वाली शादी। फहद ने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी। मैं सिर्फ एक खिलौना थी जो कुछ फर्जी वजूहात से शादी की थी।
शायद अपने वालिदैन को खुश करने के लिए, शायद सिर्फ दिखावा करने के लिए। धोखा मुकम्मल हो चुका था। मुझे जज्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर और अब इखलाकी तौर पर तर्क कर दिया गया था। लेकिन मैं टूटने वाली नहीं थी। अगले दिन मैंने अरहम की मां को फोन किया और इसे मेरे घर आने को कहा। वो हमेशा की तरह अदब से मुस्कुराती हुई पहुंची। मैंने वक्त ज़ाय किए बगैर इसे बता दिया कि अरहम की अब जरूरत नहीं रही और वो फौरन घर भेज दिया जाएगा। इसने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि इसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो मुझे बता रहा था कि इसे पहले ही मालूम था। शायद वो हमेशा से जानती थी, शायद वो भी इसमें मुलव्वस थी। जब वो अपने सामान को पैक कर रहे थे, मैंने अरहम को बोझ नजर से देखा। इसने ना तो गिलगिलाई ना ही बिछला, बस खामोशी से मुझे देखा, जैसे वो हमेशा से जानता था कि ये दिन आएगा। इसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ मायूसी थी, शायद इस बात की कि इसका खेल इतनी जल्दी खत्म हो गया। जब दरवाजा आखिरकार उनके पीछे बंद हुआ, मैं सोफे पर गिरकर घंटों तक रोती रही। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरे साथ किया, बल्कि इसलिए कि जो कुछ मैंने खो दिया था वो मेरे अंदर की तड़प बनकर रह गया था। मेरी इज्जत नफस, मेरा एतमाद, मेरी मोहब्बत पर यकीन में बस एक खिलौना बनकर रह गई थी, किसी और के बीमार फिंतस का हिस्सा। लेकिन ये इख्तिताम नहीं था, ये कुछ और का आगाज था। मेरी शिफा, मेरी ताकत, मेरी इंतकाम की कहानी। जब अरहम घर छोड़ गया तो घर पहले से ज्यादा खाली महसूस होने लगा। लेकिन इस बार ये तन्हाई की वो रूहानी खामोशी नहीं थी जो मैंने पहले महसूस की थी। ये सच्चाई की तेज, साफ और पुरसुकून खामोशी थी। मैंने अपने घर से जहर निकाल दिया था, लेकिन इसके बाद जो जख्म थे वो अभी भी ताज़ा, अभी भी खून बहा रहे थे मेरी सुकून की सतह के नीचे। मैंने घंटों घर के हर कमरे में घूमते हुए दीवारों, फर्नीचर और उन छोटी छोटी चीजों को छुआ जो कभी इस घर को घर की तरह महसूस करवाती थी। लेकिन अब उन सब चीजों को एक स्टेज की तरह महसूस हो रहा था, जहां एक बीमार खेल पेश किया जा रहा था और मैं वो लड़की थी जिसे इस खेल में बेवकूफ बीवी के तौर पर कास्ट किया गया था। वो औरत जो आसानी से एतमाद करती थी, जो बहुत गहरी मोहब्बत करती थी और जो बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखती थी। मैं अपने शौहर फहद के बारे में सोचने लगी। ये धोखा सिर्फ जज्बाती नहीं था, ये मंसूबा बंद, ठंडा और जालिमाना था। इसने एक जवान लड़के का इंतखाब किया, इसे चालाकी से काबू किया, इसके जरिए मेरी कमजोरी को तफरी बनाया और उससे भी बदतर ये कि इसने दोबारा शादी कर ली। जब मैं रातों को इसकी मोहब्बत और मौजूदगी का ख्वाब देखकर जागती थी, वो दुबई में किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी बना रहा था। मेरे अंदर एक हिस्सा था जो सब कुछ तोड़ देने, घर के हर चीज को तबाह करने का चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पहले ही टूट चुकी थी, अब मुझे खुद को दोबारा तामीर करना था। मैंने फिर से अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लिया। मैंने हर दरवाजे के ताला बदल डाले। मैंने इस कमरे को बंद कर दिया जहां अरहम कभी सोता था और उसकी मौजूदगी की याद को मिटा दिया। मैंने अपने बेडरूम को ऊपर से नीचे तक साफ किया, हर चादर धोकर नई लगा दे, पर्दे तब्दील किए और उन सब चीजों को फेंक दिया जो पिछले 2 महीनों की याद दिलाती थी। वो कमरा अब मेरा था, न कि किसी सदमे का मकाम, बल्कि एक पनागा। फिर मैंने एक छोटा कैमरा सिस्टम खरीदा और घर के अर्द गिर्द चुपके से लगाया, न कि खौफ की वजह से, बल्कि इसलिए कि मैं कभी भी दोबारा बेखबर ना रहूं। मैंने मकामी जन्म में खुद दिफा की क्लासेस भी लेना शुरू कर दी। मैंने ख्वातीन की पनागाह में भी रज़ाकाराना काम शुरू किया। वहाँ की ख्वातीन की कहानियां सुनकर जो खामोशी से कई सालों तक तकलीफ में मुब्तला रहे, बिल्कुल मेरी तरह। इसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो याए भयानक था, लेकिन वो मुझे तारीफ नहीं बल्कि मुझसे वाबस्ता नहीं था। एक दिन जब मैं जखीरा साफ कर रही थी, मैंने वो पुराना फोन पाया जो अरहम ने पीछे छोड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने इसे ऑन किया। स्क्रीन की रोशनी चमकी, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वहाँ तस्वीर थीं दर्जनों की तादाद में जो मुझे सोते हुए बेनकाब और कमजोर दुखा रही थी। मेरे खून में जोश आ गया, लेकिन इसके साथ साथ वॉइस नोटिस भी थे, फहद के साथ उसकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग, कुछ ज्यादा ही खौफनाक। एक में अरहम हंसता हुआ कहता है, वो मुझ पर इतना एतमाद करती है कि वो अपना दरवाजा भी नहीं बंद करती, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वो कभी नहीं जानेगी। एक और में फहद जवाब देता है, अच्छा इसी तरह करते रहो। वो उसके लिए सजा के लायक है, वो समझती है कि शादी इसे कोई हुकूक देती है। ये आखिरी कतरा था। मैं इस बार नहीं रोई, मैं टूटा नहीं महसूस कर रही थी, मैं मरकूज महसूस कर रही। मैंने हर फाइल एक हार्ड ड्राइव पर मुंतकिल कर दी, हर तारीख और वक्त की निशानदेही की। फिर मैंने एक वकील से राब्ता किया जो एक मजबूत बहादुर खातून थी, जिसने जज्बाती तशद्दुद और नफ्सियाती चालाकी के कई मुकदमात संभाले थे। मैंने इसे सब कुछ दिखाया, पूरी कहानी बगैर किसी शर्मिंदगी के बयान की। इसने मुझे रहम से नहीं बल्कि हैरत से देखा। तुम्हारे पास पूरा सबूत है, इसने कहा। हम ज़हनी अजियत, चालाकी और खतरे की बुनियाद पर तलाक दायर करेंगे और यकीन रखो ये खामोश नहीं रहने वाला। कानूनी कार्रवाइयां 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो गईं। फहद के खानदान को खतूत भेजे गए और मेरी वकील ने दुबई के हुक्काम से भी राब्ता किया, चूंकि एक नाबालिग को मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस किया गया था।
अब मुझे ये परवाह नहीं थी कि अरहम बस एक लड़का था। इसने बालिगों जैसे फैसले किए थे, इसने बालिगों जैसे जराइम किए थे। और मेरा शौहर, इसने मुझे कम समझा था। वो समझता था कि मैं खामोश रहूंगी कि शर्म मुझे खामोश कर देगी, लेकिन शर्म मुतासिरा शख्स का हक नहीं है। वो इस शख्स का हक है जो धोखा देता है, जो चालाकी करता है और जो तबाही लाता है। तलाक अवामी तौर पर सामने आ गई। फहद की दूसरी शादी जो कभी छपाई गई थी अब बेनकाब हो गई। इसके खानदान को जो पहले कम्युनिटी में फखर और इज्जत का हामिल था अब सवालात का सामना था और वो बदनाम हो गया। इसकी कंपनी जो साफ सुथरी इमेज पर इन्हिसार करती थी अब मुश्किलात का शिकार हो गई। मुझे इसकी पस्ती में खुशी नहीं हुई, लेकिन मैंने इंसाफ का एहसास किया। जो महीने गुजरे उनमें मैंने शिफा पाना शुरू किया। मैंने अपनी बचपन की मोहब्बत तहरीर को दोबारा अपना लिया। मैंने अपने तजुर्बात को जरीदे में लिखना शुरू किया और बाद में अपनी कहानी के कुछ हिस्से एक खातून के बलाग पर गुमनाम तौर पर शेयर किए। जवाबात की एक सैलाब आ गई। हजारों ख्वातीन ने लिखा कि वो महसूस कर रही थीं, समझी जा रही थीं, सुनी जा रही थीं। कुछ रोने लगे, कुछ गुस्से में आए, लेकिन उन सब ने मुझे शुक्रिया कहा। तवील अरसे के बाद पहली बार मैंने खुद को मजबूत महसूस किया। मैं जिंदा महसूस कर रही थी। और एक सुबह जब मैं खिड़की के करीब खड़ी थी, चाय का कप हाथ में था और सूरज की रोशनी मेरे घर में दाखिल हो रही थी, मैंने कुछ समझा। मैंने जिंदा बच जाने का एहसास किया। न सिर्फ धोखाधड़ी को, न सिर्फ जज्बाती जंग को, बल्कि अपनी आवाज के मिटने को भी जीता था। मैंने अपनी आवाज दोबारा पाली थी और इस बार मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगी। तो दोस्तों, ये थी वो चौंका देने वाली कहानी कि किस तरह एतमाद टूटा, मासूमियत खोई और एक औरत की जिंदगी चालाकी और धोखाधड़ी के खतरनाक खेल में बदल गई। आपके ख्यालात क्या हैं? क्या आपको लगता है कि औरत सिर्फ मुतासिरा थी या वो किसी न किसी तौर पर जिम्मेदार भी थी? बरा करम कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसी हकीकी जिंदगी की कहानियां देख सकें जो आपको चौंका कर रख दे। और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी अपलोड को मिस न करें। शुक्रिया देखने का और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।